So good morning, everyone. Let's start with the lecture number 8 of atomic structure of atom, class 11 chemistry. Bohr model for hydrogen atom. Our topic is Bohr model for hydrogen atom. तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, इसको देने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है, दो चीजों को नील बोर ने यूज किया था। पहला था डुअल नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और एक और क्या था, और दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का डेरिवेशन नील बोर के मॉडल से आया था, ठीक है। मतलब नील बोर ने किया था, ठीक है। वो फॉर्मूला जो बामर ने दे के आए थे, ठीक है, जो फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन कहाँ पे होगा, नील बोर्ड करेंगे, ठीक है। नील बोर्ड ने किया था, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इनसे इनको समझ में क्या आया, ये चीज समझो। इनसे इसको समझ में आया कि एटम्स के अंदर मेन चीज जो इनको समझ में आया इन दोनों पर्टिकुलर ये से, वो क्या था कि एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं, है ना, द एनर्जी लेवल इनसाइड द एटम, इनको समझ में क्या आया था कि द एनर्जी लेवल inside an atom is quantized। मतलब हर एक तरह का एनर्जी लेवल एटम के अंदर नहीं मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी लेवल मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इनके और इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को सोच के जो मॉडल दिया था अकॉर्डिंग टू लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या मॉडल है उसको पहले समझते हैं। Neil Bohr 1913 was first to explain quantitatively, that is the most important part, derive करके, है ना, general features of hydrogen atom structure and its spectrum। Though the theory is not the modern quantum mechanics, ये theory modern quantum mechanics नहीं है, it can still be used to rationalize many points in atomic structure and spectra। Bohr's model for hydrogen atom is based on the following postulates। क्या क्या postulates है उसको हम लोग देखते हैं। The electron in the hydrogen atom can move around nucleus in circular path of fixed radius and energy। These paths are called orbits, stationary states or allowed energy states। These orbits are arranged concentrically around the nucleus। ठीक है। मतलब पहला पोस्टुलेट बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस सपोज कर लीजिए, और न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल्स होता है। क्या होता है? एनर्जी लेवल्स। और देखो नील बोर ने इन एनर्जी लेवल्स को एक ऑर्बिट की तरह समझाया है। मतलब एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये सब एनर्जी लेवल हुआ। सपोज कर लो ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है ना। इस तरीके से एनर्जी लेवल 3 भी होगा, इसी तरीके से हम सोच सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा ऑन दिस सर्कुलर पाथ, तो उसका एनर्जी हमेशा E1 के बराबर होगा। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? E1 के बराबर होगा, है ना। और जब ये कूदेगा तो देखो दूसरा पर्टिकुलर, ये तो अभी बाद में बताएंगे, कॉन्सेंट्रिकली है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने ऑर्बिट वर्ड का यूज किया है, जो चीज बाद में जाके पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन का पाथ बता ही नहीं सकते। तो ऑर्बिट टर्म का जो है वो बेसिकली यूज करना नहीं था। इसको बेसिकली हम एनर्जी लेवल सोच सकते हैं। नील बोर के मॉडल का ये एक लिमिटेशन समझ लो, ऑर्बिट टर्म का यूज करना, ठीक है ना। चलो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम।
ठीक है। ये जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका एनर्जी जैसा कि बताया हमेशा फिक्स रहेगा, ये एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगा। ये बोलोगे सर फिर मैक्सवेल का मॉडल, तो मैक्सवेल का मॉडल जो था वो काइनेट वहां पे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल करके कुछ नहीं ले रहे थे। अब इन्होंने एक चीज को समझा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से कि एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी लेवल में जाता है और फिर जब स्टेबल होने के लिए वापस आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से एक चीज समझ में आया कि ये एनर्जी लेवल जो है ये क्वांटाइज्ड, क्योंकि ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है, जो कि रेडिएशन जो है आपका उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो E1 लगा और उन्होंने मॉडल दिया, मॉडल के हिसाब से जब डेरिवेशन किया तो जो वेलोसिटी आया, जो ये आया, वो सारा चीज जो है ना एकदम सही आया। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज उनका एकदम सही आया स्पेक्ट्रल। तो देखते हैं ये है क्या। ठीक है ना, E1 E2 E3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी एनर्जी जो वैल्यू होगा वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, मतलब E3 एनर्जी लेवल का एनर्जी E1 से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब आप ऑर्डर बोल सकते हो, E1 सबसे कम, E2 उससे ज्यादा, E3 उससे ज्यादा। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, however the electron will move from lower stationary state to higher stationary state when a required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। ठीक है, हम एक चीज पहले भी देख चुके हैं कि रेडिएशन जो अपना एनर्जी को एग्जिबिट करता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे करता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसा कि, तो फोटोन्स जो एनर्जी अपना एग्जिबिट करता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे करता है। वो किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे करता है। तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन अगर मान लो E1 से E2 जा रहा है तो हाइयर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और बाद में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइयर से लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है। एक ऑप्शन ये भी है। तो लोअर से हाइयर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हाइयर से अगर लोअर आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हो रहा था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई दिक्कत। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। अच्छा, एब्जॉर्ब करने वाला एनर्जी हम अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। हो सकता है हम लाइट एनर्जी भी दें, इलेक्ट्रिक के वे में एनर्जी दे दें, हीट एनर्जी दे दें। तो हम एब्जॉर्ब कराने वाला एनर्जी डिफरेंटली दे सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अलग अलग फॉर्म में। और लेकिन जब वो डाउन में आएगा, मतलब अपने से जब हाइयर से लोअर में गिरेगा, तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है, कोई डाउट है। तो जैसा हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि E2 से E1 जा रहा है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। मान लो E1 से E2 में जाना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, E1 से E2। हम पूछे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा इलेक्ट्रॉन, E2 माइनस E1। क्लियर है ना, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। E1 तो उसका एनर्जी पहले से था, E2 तक वो पहुंचा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितना होगा, E2 माइनस E1 होगा ना। और सिमिलरली मान लो यही हम बोलेंगे कि ये E2 से E1 गिरा, कहां से कहां गिरा, E2 से E1 गिरा। हम बोले जो कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ, E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। अच्छा, एक चीज और आप समझ सकते हो, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में भी सोचो तो इसको अच्छे से समझ। फाइनल माइनस इनिशियल, जनरली हम लोग एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस स्टेट में था और किस स्टेट में गया। फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे सोचो। ठीक है, तो एक बात बताओ, इनिशियल जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, और यही जब रिलीज कर रहा है तो फाइनल स्टेट जो है उसका एनर्जी क्या है, कम है।
तो अगर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल का एनर्जी स्टेट का निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एक चीज ध्यान देना, तुमको अगर मान लो एनर्जी इस फॉर्म में दिया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव के टर्म्स में, मान लो रिलीज्ड नहीं लिखा हुआ है या एब्जॉर्ब टर्म नहीं यूज किया, वो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव के टर्म्स में दे दिया है, तो पॉजिटिव साइन बताता है कि एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, और निगेटिव साइन बताता है कि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। समझ में आ गया। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट के एनर्जी को माइनस करें तो ऐसे यहां पे देखो E2 माइनस E1 अगर है, फाइनली तो E1 में गया ना, तो E1 माइनस E2 होगा, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या शो करोगे कि उतना एनर्जी गेन हो रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ये चीज बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो उसके बाद द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। और ये जो एनर्जी चेंज है हाइयर से लोअर, लोअर से जाना, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। जब तक तुम एनर्जी दोगे नहीं कहीं से, जब तक उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा नहीं सफिशिएंट, तब तक वो हाइयर एनर्जी में क्यों जाएगा। एनर्जी देने का मतलब है कि किसी फॉर्म में एनर्जी देना। फॉर एग्जाम्पल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ही हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिए थे। क्लियर है ना, कोई डाउट है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा एक टर्म समझ लो, दो पोस्टुलेट आप लोग को बता दिए, दो पोस्टुलेट क्लियर है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम। जस्ट एज लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, ये बराबर होता है आपका, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस प्रोडक्ट होता है ओमेगा का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है, ओमेगा का, ठीक है। अब यहां पे जो हम एटम्स में जो एक्सिस चुन रहे हैं, उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा शेप के हिसाब से एक्सिस चुन रहे हैं, उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड होगा MER², जहां पे R हो गया आपका रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल, क्योंकि सर्कुलर पाथ बोले है ना, है ना, तो इस वजह से हम मान सकते हैं ना, रेडियस ऑफ सेल बोल लो, सर्कुलर पाथ बोल लो, या फिर हम बोल दिया ना ऑर्बिट में बेसिकली टर्म नहीं है, सर्कुलर पाथ में ऐसा कुछ है कि नहीं है, हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के लिए इनका सारा डेरिवेशन सही आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। तो रेडियस ऑफ द सेल बोलो और एनर्जी लेवल बोलो, ठीक है, एनर्जी लेवल बोल लो। एनर्जी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम के केस में ये बारे में बात हो रहा है, या फिर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में, ठीक है। आई क्रॉस ओमेगा, और आई क्रॉस ओमेगा का अगर मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप आई इज इक्वल टू MER² हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो होगा एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होगा, MEV होगा ना, आर कैंसिल हो जाएगा दोनों को, हाँ, MER, हाँ MEVR, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका देख सकते हो, ये एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला दिया, ये आप लोग रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में जाकर के पढ़ोगे, ठीक है, 11th में फिजिक्स में, क्लियर है, कोई डाउट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, एक बात बताओ, है ना, एब्जॉर्ब and emitted when transition occurs between two transition stationary states that differ in energy delta E is given by mu is equals to delta E by H। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसका मतलब है एक फोटोन के एनर्जी में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन के उस हिसाब से रेडिएशन जो निकल रहा है उसका हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एनर्जी डिफरेंस को निकाल सकते हैं। क्लियर है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि E2 से E1 गया, है ना, या फिर एब्जॉर्ब का ही सीन ले लेते हैं, है ना, रिलीज वाला सीन। अच्छा याद रखना कि निगेटिव और पॉजिटिव सीन वही बताता है, ठीक है। मान लेते हैं कि E1 से E2 गया, E1 से कहा गया E2, तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1। अच्छा इसको रेडिएशन के टर्म्स में सोचो तो हम क्या बोलेंगे, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, इतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया है ना, क्योंकि भाई जो रेडिएशन एनर्जी दिया होगा किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देगा, फोटोन, नॉर्मल सा बात है। और एक फोटोन का एनर्जी बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, H म्यू,
क्वांटम का एनर्जी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू नथिंग बट एच म्यू, मतलब जो रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब किया उसका एक फोटोन का एनर्जी से इसको कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां से आपका अगर बोलोगे कि म्यू बराबर कितना हुआ, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ये एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। या फिर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ये एमिट करेगा जब हायर से लोअर में गिरेगा, तो ये से निकल सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई एच। कोई दिक्कत? अच्छा समझ में आ गया। ये E2 E1 क्या है, एनर्जी लेवल इनसाइड द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और ये म्यू क्या है, ये है जो, क्योंकि यहाँ E1 से E2 सोच रहे हाइयर में जा रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि कोई रेडिएशन है उसके फोटोन के एनर्जी को ये किया है। और ये फोटोन अपना सबसे बड़ा चीज है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही ऐसा बिहेवियर देखा जा सकता है। क्लियर है, ये बिहेवियर मैक्रोस्कोपिक में रेडिएशन से नहीं देखा जा सकता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? इसी को बोर फ्रीक्वेंसी रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसी चीज को किसके नाम से जाना जाता है, बोर फ्रीक्वेंसी रूल से। और यहाँ पे म्यू का वैल्यू, व्हाट इज म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। कोई दिक्कत? एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, हाँ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। हाइयर में जा रहा होगा तो एब्जॉर्ब किया होगा, और अगर लोअर में जा रहा होगा तो एमिट किया होगा, ठीक है। हाँ, हाइयर में जाने वाले में हम तुमको बोले कि एनर्जी तुम दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि रेडिएशन के फॉर्म में हो, लेकिन तुमसे क्वेश्चन रेडिएशन के फॉर्म में पूछ सकता है ना, कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्यों, और क्यों ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा है, क्योंकि हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पे फोटोन अपने एनर्जी को एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया से बोर फ्रीक्वेंसी रूल समझ में आ गया। अब इसका देखो बहुत मजेदार होगा अब। अच्छा, और एक पर्टिकुलर चीज इन्होंने जो पाया था उसके बारे में ध्यान रखना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन एक्सप्रेस्ड एज इन इक्वेशन 2.11, ठीक है। जो ये वाला मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। An electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, and that is why only certain fixed orbits are allowed. कोई दिक्कत? क्लियर आ गया, समझ में आ गया? तो एंगुलर मोमेंटम आपका इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। क्लियर? एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए, और इसका वैल्यू भी पता है आप लोगों को कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। जूल सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है। क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, या फिर सेल्स बोल लो, ठीक है, लेवल्स। और इसी को सेल्स बोल लो, नील बोर के हिसाब से ऑर्बिट बोल लो, ठीक है ना। सेल्स, एनर्जी लेवल्स, सेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एनी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एनी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद भी रखना है कि जो आपका नील बोर का मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए सही है और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सही है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आपका He प्लस Li2 प्लस, ठीक है,
क्लियर है ना? इस तरीके का आप सोच सकते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम कराने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, इस डेरिवेशन में बहुत चीज आप लोग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। और छोटे छोटे फॉर्मूला के टर्म्स में हम लोग सबको यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना छोटा फॉर्मूला आप लोग को निकल जाए, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो एनर्जी डेरिवेशंस में सबसे पहले तो एक चीज, जैसा कि नील बोर बोले कि भैया ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और मान लेते हैं ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये क्या आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है। यहां से यहां तक का रेडियस आर है, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज पहले आप लोग याद रखिएगा कि नील बोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था डिफरेंट रेडियस को, ठीक है, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या उनका एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था, उस चीज को ध्यान में दे देते हैं, ठीक है। तो रेडियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट और शेल इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, जहां पे वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर होता है, एंड एन डिनोट्स द नंबर ऑफ सेल। एन डिनोट्स द, है ना, कौन से सेल का निकाल रहे हैं? एन डिनोट्स द सेल सेल of which the radius has to be determined, of which the radius has to be determined, ठीक है। क्लियर? और अगर कोई ये पूछता है तुम लोग से अभी, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है, थियोरेटिकली तो जानते हो कि हाँ वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम को यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और डिटेल में, मतलब एक्सपेरिमेंटली उतना नहीं, तो कोई अगर पूछेगा तो आप बोलना कि इसको कैसे बताए वो, है ना। तो ये पता किया गया था बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कैसे पता किया गया था? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिसको थोड़ा बहुत आप लोग, है ना, ट्वेल्थ में जानोगे, जिसको आप लोग ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत जानोगे, ठीक है। और बाकी आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को, ठीक है। तो बहुत सारा आता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, बहुत सारे चीज टेक्निक्स आते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये भाई ये क्या बोले, ये सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज होगा तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है ना। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिजिक्स जब बताएंगे तब। बेसिकली कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे होना चाहिए, नहीं तो सर्कुलर मोशन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो टू मूव अप टू मूव अ पार्टिकल 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 इन सर्कुलर मोशन, centripetal force must be given. centripetal force centripetal force must be there, ठीक है, must be there, must be there, ठीक है, must be there। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स ये बराबर होता है, सर्कुलर मोशन के बेसिस पे जाओगे तो ये बराबर, ये फोर्स बराबर होता है mv² by r के। किसके बराबर होता है? mv² by r के, जहां पे v आपका लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। v आपका क्या है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उस सर्कुलर मोशन का, हाँ, पॉइंट से टेंजेंट, पॉइंट से क्या रहता है? टेंजेंट रहता है। ये हो गया F इज इक्वल टू mv²by r। कोई दिक्कत? ये फोर्स दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये फोर्स मिल कहां से रहा है? वो तो मिल रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स से, नॉर्मल सा बात है ना। एंड यहीं पे लिख लेते हैं मस्ट बी देयर, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड
फोर्स इज provided by the force between electron and proton. Between electron and proton. कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब देखो इसी को यूज करके हम यहाँ पे फॉर्मूला बना देते हैं और वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर शुड बी इक्वल टू, जहां पे आर आपका रेडियस ऑफ द सेल हो गया, इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको समझ लो। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स, उसको कुलम्बिक फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? कुलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ये कौन सा फोर्स होता है? दो चार्ज के, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये कौन सा फोर्स होता है? फोर्स बिटवीन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ठीक है? और ये किसके बराबर होता है? तो जैसा कि वहां फॉर्मूला लिख दिए, जैसे मान लो ये Q1 एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R। तो ये यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा ना कैसा चार्ज है। ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा, सेम चार्जेस अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहाँ पे यही फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स यही मिल रहा होगा, नॉर्मल सा बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा मिल रहा होगा? यही मिल रहा होगा। अब देखो हम वैल्यूज, अभी रुक जाओ। अच्छा, यहाँ कौन से चीज का निकाल रहे हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स किसको मिला हुआ है? इलेक्ट्रॉन को। तो मास किसका लोगे? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1। और इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल सा बात है, जो बोर मॉडल है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही सोच रहे हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से MEV² ये वाला चीज आ गया आपका। ठीक है? अब देखो यहां से बहुत सारा चीज आप लोग का डिराइव हो जाएगा। रेडियस ऑलरेडी हम कौन से ऑर्बिट का निकाल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ही यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से वो पता कर लिए थे नील बोर। तो इसके बाद ये Me का वैल्यू, हर एक वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। बस क्या करना है आपको? पुट करना है। लेकिन पहले हम टर्म्स निकाल लेते हैं। देखो अगर हम R यहां से हटा दें, ठीक है, R क्या करें? हटा दें। तो R हटाएंगे तो ये बेटा क्या हो गया आपका? MEV² ठीक है? ये आपका हो जाएगा MEV² इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। ठीक है? अब देखो दोनों साइड अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो गया हाफ के Q1 Q2 बाई R। ठीक है? ये बेटा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट आ गया। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाई के का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इस कांस्टेंट को याद रखिएगा, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है? के का वैल्यू के। ठीक है? अब Q1, एक बात बताओ, Q1 क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो फिर दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है। ठीक है? और ये हम फोर्स ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वैसे भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? नेगेटिव वेलोसिटी वैसे आप अपोजिट डायरेक्शन क्या सोचो? ठीक है? तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी चीज याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? नेगेटिव। याद रखिएगा यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? कोई डाउट है? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो और दूसरा बात है, काइनेटिक एनर्जी जो टर्म है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी क्या तुम नेगेटिव क्या लोगे? ठीक है ना? वेलोसिटी आप नेगेटिव क्या लोगे?
काइनेटिक एनर्जी वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में आता है। ठीक है, हाँ वहां पे चार्ज, वहां पे नहीं, वहां चार्ज का इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड, कौन सा चार्ज है, आप किस चार्ज के भरोसे पोटेंशियल एनर्जी सोच रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगा ना। जब मान तुम नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे सोच रहे हो तो दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे तुम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके सोच रहे हो तो वो क्या कर रहा होगा, तो रिपेल कर रहा होगा, तो दोनों पे टेंडेंसी है पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या अपोजिट होगी, समझ में आ रहा है ना। तो वहां पे ये चीज ध्यान देंगे हम लोग, उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। काइनेटिक है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये आपका हो जाएगा आर का वैल्यू, जैसा कि वो बताया था पहला ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ए नॉट कितना था 52.9 पिकोमीटर, ऐसा यूनिट में अगर चेंज कर दो तो हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। ये वैल्यू जो आप निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू जो आप निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे देगा, किसका वैल्यू दे देगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे देगा। इस वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट करो पहले कितना आ रहा है, और ये ऐसा यूनिट में होगा, ये किसमें होगा आपका, ऐसा यूनिट में होगा। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, के का हम सारा वैल्यूज लिख दे रहे हैं, क्या क्या पुट किए हैं, तो ये 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट होगा इसका। उसके बाद आपका चार्ज का यूनिट, ठीक है, तो Q1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों के चार्ज होंगे, ठीक है, तो Q का वैल्यू Q1 Q इज इक्वल्स टू Q2, क्योंकि दोनों का हम चार्ज ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, बस फोर्स मैग्नीट्यूड से मतलब है, वो तो डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगा ना कि कौन सा चार्जेस है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, हम उस हिसाब से फोर्स ले रहा हूँ, वो फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। Q1 Q2 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, Q1 Q2 हो जाएगा आपका 1 - 19 कूलम, है ना, याद रखिएगा कूलम, ये ऐसा यूनिट होता है किसका, चार्ज, यूनिट हो गया चार्ज, ठीक है ना। और कोई वैल्यू आप पुट किए हैं, हाँ रेडियस का तो वो तो हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, nth ऑर्बिट का अगर निकालोगे तो ये वैल्यू होता है n² a0, यहाँ पे a0 बराबर होता है, यहाँ पे a0 बराबर होता है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, और पिकोमीटर को बस ध्यान में रखो, सारा चीज ऐसा यूनिट में पुट किया है, इसका मतलब मेरा आंसर जूल में आएगा, मेरा आंसर किस में आएगा, जूल में। तो ये आंसर कितना आ रहा पहले निकालो तो, सर बोल रहे कि 1 पिकोमीटर कितना मीटर होता है, 1 पिकोमीटर 1 × 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो सर अगर 5.29 तो 10⁻⁹ हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। एक काम करते हैं, ठीक है, अब बार बार अभी से कैलकुलेट करोगे ना तो 2-3 बार कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम पूरा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल हम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यही रहने देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर, दिख रहा है आपको, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, क्योंकि टोटल हम वैल्यू एक ही बार लास्ट में निकाल देंगे ना तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये के, अच्छा ई स्क्वायर ले लें डायरेक्टली, है ना, क्यू का वैल्यू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं बताए थे, ठीक है ना, तो के ई स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर, ठीक है, रहने देते हैं यही चीज, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी देख लो पहले, ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी देख लो, अब क्या देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी देख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, ये बराबर होता है जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उसका पोटेंशियल, क्या होता है तुम्हारा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उसका पोटेंशियल। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्या हो जाएगा पोटेंशियल आपका,
आर। एक चार्ज के वजह से आर दूरी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर के बराबर, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा समझ लो, जो चार्ज है आपका न्यूक्लियस है, इससे आर दूरी पे न्यूक्लियस के वजह से जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। वो क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता क्या है, ये बेसिकली होता है आपका जो चार्ज है, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ चार्ज लेना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल, दूसरा कौन चीज है, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके वजह से, पोटेंशियल किसके वजह से, ड्यू टू, हाँ, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, आर फ्रॉम इट। क्लियर है। तो अब देखो ये बराबर कितना हो गया, तो जैसा कि बताए, जो आप लोग ये चीज 12th में पढ़ोगे कि पोटेंशियल निकालते हो उसका वैल्यू के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ई, और क्यू यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, एक ही ना, तो उसका भी मैग्नीट्यूड ई के बराबर ही होगा। तो फिर जो ना ये हो गया आपका के इंटू ई, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका आर। कोई दिक्कत, तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस के ई स्क्वायर बाई। ठीक है, सॉरी यहाँ भी आर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, गलती से लिख दिया, तो वहां आर कट गया था। ठीक है, आर कट गया था। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहीं से टोटल एनर्जी की जो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला वो डिराइव हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर कितना हो गया बेटा, पहला सेल का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया, के ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, प्लस प्लस माइनस आपका के ई स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये हाफ भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटू के ई स्क्वायर बाई, ये ला हाफ है ना। ठीक है, हाफ के ई स्क्वायर बाय, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस के ई स्क्वायर बाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू के ई स्क्वायर बाई आर हुआ। हुआ ना जी। अब देखो, एक चीज तुम यहाँ ध्यान दो, क्या एनर्जी का वैल्यू निगेटिव आया है, तो यानी कि जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे उनके एनर्जी को हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्यों है वो चीज समझ लो। नेगेटिव वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग ले रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियस के पोटेंशियल में जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब जो जनरेटेड फोर्सेस होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, ऐसा भी सोच सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। ठीक है, माइनस के हाफ इंटू के ई स्क्वायर बाई आर, ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू। अब निकाल लो टोटल एनर्जी। अच्छा, और यहां से दो तीन चीज और समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो तो बाबू, काइनेटिक एनर्जी कितना दिख रहा है, ये हुआ हाफ के ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। अगर हम मॉड साइन दे दें, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, के ई स्क्वायर बाई आर। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन आया, तो ये दिख रहा है, इसका आधा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ, कोई दिक्कत, या फिर दूसरा टर्म से में पूछेगा तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि आपको मान लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो काइनेटिक एनर्जी दे दिया, पूछ दिया पोटेंशियल एनर्जी, टेंशन नहीं लेना, ये रिलेशन ध्यान में रखना है।
है ना, ये रिलेशन को ध्यान में रखना है। और अब आप लोग निकालो टोटल एनर्जी का वैल्यू, जो डेरिवेशन के थ्रू था, जो आपको यहाँ पे बताए थे सारे वैल्यूज उसके टर्म्स में। तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेन आपको टोटल एनर्जी से मतलब है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया आपका, अब यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, माइनस क्या हो गया, माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस हाफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 9 × 10⁻⁹ क्या बताए थे यूनिट इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, -19 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आर का मतलब हो गया पहला ऑर्बिट का 52.9 × 10⁻12 मीटर। ठीक है, मीटर, यहाँ पे कूलम स्क्वायर होगा, नॉर्मली दिख रहा है कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर लास्ट में आ जाएगा, मीटर यहाँ मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर बचा, न्यूटन मीटर जूल को बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का, याद आ रहा ना यूनिट। ठीक है, तो अब ये वैल्यू को आप लोग जल्दी से बताओ, ये वैल्यू जूल में कितना आ रहा है, और उसके बाद आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैसे चेंज करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैं 10 के सारे पावर्स को एक साइड कर दिए हैं। ठीक है, और ये नंबर्स जो थे 1.6 का होल स्क्वायर 2.56 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 52.9 एक जगह पे कर दिए हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको डेसिमल और हटा देना है तो और हटा दो, या फिर फाइनल कैलकुलेशन इसका करके बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो डेसिमल आप चाहो तो फर्दर हटा सकते हो, यहाँ से करोगे तो नीचे 2 जीरो, ये अलग करोगे तो ऊपर 1 जीरो, 1 जीरो कट गया तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। 52, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लास्ट में 10 वाले में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कहने का मतलब है 10 यहाँ पावर 1 आ गया तो -12 + 1 यहाँ पे 10⁻11 कर दो डायरेक्ट। क्लियर है, तो ये आपका 529 है, 529 ही ले लिया, डेसिमल भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, डेसिमल भी नहीं रहा। अब जल्दी से ये अलग कैलकुलेशन आप लोगों को करना है ना, जल्दी से करके बता दो, बताइए जल्दी से। देखो इतना सोचोगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 6 54, 4 हाथों जब 5, 9 पर जब 45, 4 49, हाथों जब 4, 9 2 18, 4 22, ये कितना हो गया, 2294, और ये हो गया 9 2 18 का 8 हाथों जब 1, 2 2 4 1 5, 5 2 10, 1058 डिवाइडेड बाई 2294 आया है। ये लगभग तुम्हारा कितना बार में कटेगा, दो बार में, दो बार में कट ही जाएगा, है ना, 2 1 1718 है ना, चलो लगभग लगभग, है ना, इंटू, इधर पावर देख लो, 9 - 38 कितना हो गया, 9 माइनस, हाँ, -29, और -29 + 12 कितना हो गया, तो 10⁻⁻17 क्या आया, जूल। क्या आया, जूल, नेगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि नेगेटिव साइन ऊपर में था, तो ये वैल्यू आया -2.18 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब देखो, तुमको हम बताए थे जब हम पिछले क्लास में कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसका हर एक का वैल्यू अलग अलग लेते हैं, तो वेव नंबर का बताए थे, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये एनर्जी लेवल्स के लिए, आर एच फॉर, आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या है इसका मतलब, थोड़ा नहीं समझे, है ना, ऐसा पूछ सकते हो, तो थोड़ा आप ध्यान दो, है ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, है ना, इसको भी हम समझा देते हैं कैसे है। देखो ये तुम्हारा आ गया टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वाला का। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कैसे फॉर्मूला आया, है ना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम का सेल का एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखो, अब मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये सेकंड वाले सेल में, फर्स्ट वाले सेल यहां था। ठीक है, अब कौन से सेल में है, सेकंड वाले सेल में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले सेल में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बोले हम इसका इसका बताओ क्या होगा वैल्यू, है ना, एक क्वेश्चन पूछे ऐसे ही। ठीक है, तो ये रेडियस तुम्हारा, ये वहां पे इसको R1 सोचो, इसको R2 बोल दो, रेडियस ऑफ सेकंड, रेडियस ऑफ सेकंड सेल। अच्छा, अब देखो, आपको जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है पीछे में, वो क्या आया है, थोड़ा ध्यान दे। ठीक है,
टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है उसको थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, -12 × ke² / r है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका -12 × ke²। एक बात बताओ, आर का वैल्यू क्या बोले थे, जो तुम वैल्यू अगर पुट करोगे तो एक बात बताओ, n² A0 दे सकते हो। ठीक है, A0 दे सकते हो, और A0 n का वैल्यू 1 जो था वो तुम यहाँ पे डिराइव कर चुके हो वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली इस तरीके से देखो तो क्या सही जाएगा। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -RH × 1/n²। डायरेक्टली फॉर्मूला ये आ गया, लिख सकते हैं ना। ये तो अभी वैल्यू निकाले ना, यही ना RH बोले आपको। ठीक है, ये RH का वैल्यू निकला ना। RH का वैल्यू मैंने पुट क्या किया था, A0 पुट किया था, है ना, A0 पुट किया था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है क्या है, बस खाली 1/n²। बाकी तो तुम वैल्यू निकाल ही चुके हो। तो यानी कि यही फॉर्मूला आप लोग को काम आएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला हुआ, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑफ कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है, तो ये आ गया -RH × 1/n²। क्लियर। अच्छा, अब यहीं पे देखो RH का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता सकते हो। किस में बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ठीक है, जूल। तो उस हिसाब से RH का वैल्यू, अगर हम RH का वैल्यू जैसे आपको जूल में निकला है -2.18 × 10⁻⁻17 जूल, यही निकला है ना जी। ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहला सेल का एनर्जी सोचेंगे तो क्या होगा। RH बेसिकली क्या है, समझ में आ गया एनर्जी का। इसको आप RH को फर्स्ट, है ना, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन, इन फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन। और RH का वैल्यू -2.18 × 10⁻⁻17 जूल है। अगर इसको तुम चेंज करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दें, कुछ नहीं, इससे डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो डिवाइड करके बताओ जल्दी आंसर कितना आ रहा है। हाँ बताओ बताओ, -2.18 × 10⁻⁻17 और डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तब ये यूनिट किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताइए वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी से। बहुत सिंपल है, यहाँ से पहले पावर हटा दीजिए। ठीक है, तो नीचे एक पावर ऊपर एक पावर, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10। 10 के सारे पावर को इधर खत्म कर दीजिए, इसको जो है ना डिवाइड कर दीजिए। तो 10 के पावर -17, यहाँ -19, -17, और इधर -19 + 1 -18, -17 अब +18 कितना हो जाएगा, 10। अब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, 16 × 1 = 16, कितना आ जाएगा, कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर कैलकुलेट करो। ठीक है, यहाँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप सही भी कर लीजिएगा। यहाँ पे 10⁻⁻17 18 होगा। हम 10⁻, यहाँ से डेसिमल हटाए थे तो नहीं डाले थे, ये 10⁻18 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 10⁻18। तो यहाँ -18 पुट करेंगे तब ये 10 नहीं आएगा। ठीक है, 10 नहीं आएगा। तो 10 नहीं आएगा, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर क्या हो गया आपका, 13.6 इलेक्ट्रॉन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का टर्म सोच सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों फॉर्मूला आप बोल सकते हो। आप आपसे जैसे कोई जूल में पूछा तो ये आंसर, तब RH का वैल्यू क्या पुट करोगे, तब RH का वैल्यू पुट करोगे 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, और यही आपसे मान लो कोई पुट कर पूछ दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ इसका आंसर कितना होगा, तब RH का वैल्यू कितना पुट करोगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है,
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का फॉर्मूला, मतलब He+Li2+ के लिए क्या फॉर्मूला आएगा उसको भी डिराइव करेंगे। अब प्लस आप लोग को वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, इसी में आप एक एक क्वेश्चन ही समझ लो या फिर इसको निकाल ही लो वैल्यू, है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन ही समझ लो इसको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन ऐसा दे दिए मान लो, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आया है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ ke² बाई आर, यही ना था, ठीक है। और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको मैग्नीट्यूड पता ही है फर्स्ट ऑर्बिट का, माइनस हाफ टोटल एनर्जी क्या है, बस यही ना, नेगेटिव टर्म रहता था और कुछ तो नहीं है, है ना। तो यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जिसमें लिखना जूल में लिखेंगे तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻, पहला ऑर्बिट के लिए, ठीक है, इंटू 10⁻−18 जूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा अगर दूसरे टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, mv² बाई आर लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को पता है, फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा 52.9 हो जाएगा, और मास भी इलेक्ट्रॉन का पता है, मतलब ये हो गया 9.31 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो, हाँ 9.31 इंटू, हाँ इंटू 10⁻−31 kg ऐसा यूनिट में, और डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.9 इंटू 10⁻, माइनस कितना था अभी तुरंत, -12 मीटर, ये पहला ऑर्बिट हो जाएगा और ये केजी हो जाएगा, ठीक है। और बचा गया यहाँ पे v² बचा। अब यहाँ पे जल्दी से v² का वैल्यू क्या होगा निकाल के आप लोग, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, हाँ यहाँ पे मतलब टोटली बताइए v² का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से दिख रहा है v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाई और 9.31 इंटू 10⁻−31 kg, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ऊपर में 52.9 इंटू, एक मिनट बेटा, mv²बाई आर कहाँ दे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, झूठ मूठ का हम लोग जो है ना थोड़ा ज्यादा कर देते हैं अभी, ठीक है ना। हम सेंट्रीपिटल फोर्स पुट के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये नीचे में इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट, और इससे पहले क्या लग गया, हाफ, हाफ का क्या लग गया, हाफ। तो बस तब तो और आसान हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर में 2 चला जाएगा, ऊपर में क्या चल जाएगा डायरेक्ट 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम आर वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू डाल दिए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना वैल्यू आ जाएगा देखो जल्दी से। वी वी आपको इसका रूट निकालना है, बेसिकली आपको वेलोसिटी निकालना है, तो रूट निकालना है। पहले तो वैल्यू निकालो तब ना रूट निकालोगे, वैल्यू निकालो, हाँ वो निकाल करके उसके बाद रूट निकलेगा, जल्दी से करो। 18 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 9.10⁻−31 में, ठीक है। आंसर मीटर पर सेकंड में रूट करने पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा, पर सेकंड स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट इसका नहीं निकालो, निकालो निकालो जल्दी निकालो। तो कितना आया तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू रूट के अंदर, ठीक ही है, टू, हाँ मेगा 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से निकालो, निकल जाएगा रूट भी, बताओ आंसर, ठीक है।
तो 2 इंटू आपका कितना आ जाएगा फाइनल, देखो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2.17 इंटू 10 टू द पावर, या फिर 16 के आसपास आएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना ज्यादा आया फर्स्ट ऑर्बिट में। आप उसका रूट निकालो। नहीं, 2.17, टू पॉइंट ये होगा 2.17 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेशंस में 2.18 ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि इजी रहेगा, या फिर 16 ले लेना, है ना, इवन में काटने के लिए। अच्छा, अब एक बात और, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अब क्या किसी भी पर्टिकुलर सेल में वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं? तो ये चीज जरूरी है, ये चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आपको पता है, आपको यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाफ MeV² इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये बराबर किसका होगा? तो ये बराबर होगा आपका, माइनस टर्म हटा दो खाली, RH इंटू 1/n² का। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर हम ये n² के टर्म को साइड कर दें, ठीक है, अभी हम तुरंत V² का वैल्यू यहां से क्या आ गया, आप देखो, RH बाई ME मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 2 इंटू 1/n²। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये जो V का वैल्यू, जब V का वैल्यू निकालेंगे, अभी तुरंत इसका रूट हम निकाले हैं, RH इंटू 2/ME का रूट निकाले हैं, यही वैल्यू कितना है आपका? हाँ, समझ में आ गया ना। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया, ये वैल्यू अभी तुरंत आ गया, पहला सेल का जो वेलोसिटी था, हाँ, 2.17 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 2.17, 2.17 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अब मल्टीप्लाइड बाई 1/n², अगर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/n। तो अगर तुम ये वेलोसिटी किसी भी nth ऑर्बिट का निकालोगे, तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे तुमसे अब अगर पूछ दे कि सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा, बाई 2 कर दोगे, ठीक है, तो बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, हाँ, 1.085 इंटू, इसी तरह था ना 1.09, 2.18 भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 2.18 उसी के आसपास होगा, तो 2.18। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो ये फॉर्मूला हो गया, किसी भी सेल में वेलोसिटी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला इधर वाला हो गया, किसी भी सेल का हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया किसी भी सेल का एनर्जी निकालने का, और ये फॉर्मूला हो गया किसी भी सेल का, हाँ, वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। 2.17 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/9, ठीक है। क्लियर है? अब इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, गेट रेडी फॉर सम डेंजरस क्वेश्चंस। बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को हम भेजने वाले हैं आज मॉड्यूल में, तो वो सब करिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, मीट इन द सेकंड लेक्चर विद हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, उसके डेरिवेशंस को हम लोग करेंगे, ठीक है।